आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन का तीसरा पहर है। रामचंद्र बाहर खेलने गया है। मलिकवा की मां दोपहर के बर्तन मल रही है। उसने अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय कर लिया है। देहात में अपनी जाति की रीति के अनुसार वो किसी के यहाँ का चौका टहल नहीं कर सकती थी, ब्राह्मणों के यहाँ का भी नहीं। पर यहाँ ये सोचकर कि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं और ऐसे उपकारी ब्राह्मणों की सेवा से उसका परलोक सुधरेगा, करने लगी हैं। उसके लिए और काम भी न था कि क्षण भर जी लगा रहता। इस तरह उसे आत्मा में संतोष होता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई खाती हैं। उसकी निगाह बराबरी लिए घर के लोगों से मिलती है। सावित्री देवी पान लगा रही हैं। मुख पर एक चिंता की रेखा खींची हुई है। कुमार आराम करके उठा, लोटे का ढक्कन खोलकर गिलास में पानी ढाला, बरामदे के एक बगल चलकर मुंह धोया, फिर गिलास जगह पर रखकर तौलिए से मुंह पोंछने लगा। मां निविष्ट चित्त होकर पान लगा रही थी। देखने लगा। देखते देखते एक अव्यक्त करुणा से ओतप्रोत हो गया। उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता मां की दी हुई है। उसके मनोभावों की अनुकूलता मां ने की है। सब प्रकार तिरस्कृत होकर भी किसी प्रकार का अभियोग इन्होंने नहीं किया। आज जिस वेदना की छाप ये उनके मुख पर पड़ी हुई है, उसका निराकरण करे, ये उसका परम धर्म है। वे किसी हार्दिक व्यथा से खिन्न है। कुमार पलंग पर बैठा हुआ सोचता और देखता रहा। मां के दुख के कारण की अनेक प्रकार से जांच करते हुए उसने सोचा, हो न हो मेरे विवाह की याद कर सामाजिक मर्यादा से गिर जाने के कारण मां को खिन्नता है। सामाजिक मर्यादा की कल्पना से उसे हंसी आ गई। कैसा ढोंग है! और कोई कष्ट तो मां को है नहीं। अब तो पहले की अपेक्षा काफी अच्छे दिन आ गए हैं। सोचता हुआ अपने को संयत कर, जैसा उसका स्वभाव था, बोला, मैं विलायत न गया होता तो अब तक तुम्हें कुछ कामों से छुट्टी मिल गई होती मां। मां पुत्र की बातचीत का ढंग पहचानती थी। समझकर चिंताशीलता के भीतर से हंसकर बोली, हाँ, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है अभी तक। हाँ हाँ, मदद करने वाली नहीं आई, कहकर पुत्र को प्रसन्न मुख छवि से देखती हुई सावित्री देवी पान लेकर उठी। क्या करूं, कोई मिलती ही नहीं। नहीं तो मैं आज घर में लाकर बैठा दूं। मां मारे आनंद के रंग गई। पान देकर प्रसन्न कंठ से बोली, और जो मिलेगी वो मुझसे दूना काम लेगी। कुमार नहीं समझ सका कि माता ने कमल पर चोट की। पुत्र के मुख पर छाई अज्ञता को पढ़कर मुस्कुराकर माता ने पूछा, रामलोचन बाबू की लड़की को पहले पहल तुमने कहाँ देखा था? कुमार कुछ भावुक हो गया। कहा, वो बड़ी लंबी कथा है। वो लंबी कथा इतने से माता के पास संक्षिप्त हो गई। उन्होंने समझ लिया निरूपमा और कमल में कौन कुमार के मन के ज्यादा नजदीक है। बहकाकर कहा, लंबी कथा है, रहने दो। तुम्हें अभी कमल के यहां भी तो जाना है। अपनी प्रसन्नता को हृदय में छिपाकर मां ने पुत्र को देखा। नीरू क्या फिर आई थी मां? कुमार ने ओजस्वितापूर्ण आग्रह से पूछा। मां उतनी ही सहज होकर बोली, ना, फिर तो नहीं आई। कुमार गंभीरता से कपड़े पहन रहा था। इसी समय नीली और रामचंद्र कमरे में आए। कुमार को देखते ही मुस्कुराकर सावित्री देवी की ओर फिरकर ऊंचे गले से नीली ने कहा, दीदी का विवाह आज पक्का हो गया है। अगले सप्ताह सोमवार की रात को होगा। सुनकर सावित्री देवी जैसे कुछ चौंकी, पर वो दूसरे की समझ में ना आया। कुमार कुछ कह न सका। कपड़े पहनकर धीरे पदों से नीचे उतरा। कमरे में सन्नाटा छाया रहा।
धीरे धीरे कुमार नीचे उतरा कि दरवाजे पर चिट्ठी रसा मिला। सावित्री देवी के नाम एक चिट्ठी दी। मां के नाम किसकी चिट्ठी हो सकती है, सोचता हुआ कुमार ऊपर चढ़ा। हस्ताक्षर पहचाने हुए नहीं मालूम पड़ रहे थे। ऊपर कमरे के द्वार पर आकर मां से कहा, आपकी चिट्ठी, कहकर पास खड़ी नीली को बढ़ा देने के लिए दे दी। नीली चिट्ठी हाथ में लेकर उस पर निगाह डालते ही खुश होकर चिल्ला उठी, दीदी की चिट्ठी है। मन ही मन उसने निश्चय किया, दीदी यामिनी बाबू से विवाह नहीं करेंगी, कुमार बाबू से करेंगी, इसलिए चिट्ठी लिखी है। यामिनी बाबू के प्रति मन से उसका पूरा विद्रोह था। खुलकर कह दिया, दीदी यामिनी बाबू को चाहती नहीं, बाबा जबरन विवाह करवा रहे हैं। सुनकर खुशी के मारे सावित्री देवी को लिफाफा फाड़ना भूल गया और आनंद के लिए बढ़ी। उसी तरह हाथ में लिफाफा लिए पूछा, फिर दीदी तुम्हारी किसको चाहती हैं? नीली कुमार की ओर देखकर मुस्कुराकर आंखें गड़ाकर रह गई। मारे लाज के कुमार का मुंह लाल हो गया। मां के सामने ऐसी बेहयाई उससे कभी नहीं हुई। उसे चिट्ठी देकर चला जाना था। वो खड़ा रहा। वो अवश्य चिट्ठी का मजमून जानना चाहता है। वो नीरू के हस्ताक्षर भी पहले से पहचानता था, तभी नहीं गया। मां यही सोचेगी, सोचकर और लज्जित होकर नीचे उतरने के लिए चला। मां ने लिफाफा फाड़ा था, चिट्ठी पढ़ी नहीं थी। मुड़ते देखकर कहा, ठहर जाओ जरा। कुमार खड़ा हो गया। चिट्ठी पढ़कर सावित्री देवी ने कुमार को पढ़ने को दी। लिखा है, मां, आपके मकान मैंने खरीद लिए। विधाता की इच्छा से अगले सोमवार को मेरा विवाह है। विवाह हो जाने पर मैं रामचंद्र के नाम की लिखा पढ़ी करूंगी। शायद इधर समय न होगा। आपकी स्नेह प्रार्थनी नीरू। कुमार ने पढ़कर एक नशे में जैसे धीरे धीरे मां को चिट्ठी बढ़ा दी, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया। कमरे में वैसा ही सन्नाटा छा गया। नीली कुछ समझ नहीं पा रही थी, केवल सन्नाटे का अनुभव कर चुप थी। रामचंद्र रह रहकर मां की ओर देख लेता था। सावित्री देवी फिर चिट्ठी पढ़ने लगी। एकाएक निगाह एक धब्बे पर गई। एक अक्षर फैल गया। ये स्याही की बूंद नहीं, उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि अक्षर फीका पड़कर फैल रहा है। बरसात के पानी की बूंद नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पड़ने की संभावना तब है जब पत्र पोस्ट कर दिया जाएगा और इधर उधर लाया भेजा जाएगा, या जब चिट्ठी रसा के हाथ में आएगा। यों कमरे में लिखते समय झरोखे के पास बैठने पर बूंद पड़ सकती है। नीली पास खड़ी थी। कुछ आग्रह से पूछा, तुम्हारी दीदी ने ये चिट्ठी कब लिखी, तुम्हें मालूम है? ना। नीली निगाह से इस प्रश्न पर प्रश्न कर रही थी कि ऐसा क्यों पूछती हो। जरा ठहरकर सावित्री देवी ने फिर पूछा, तुम्हारी दीदी पत्र कहाँ लिखती हैं? अपने कमरे में। झरोखे के किनारे मेज है? नहीं, उनकी मेज दीवार के किनारे है। दीवार के किनारे? सावित्री देवी ने निश्चय किया, ये अवश्य आंसू है। किनारे हाशिए के पास है, दाहिनी आंख का है, बाईं का बाहर पड़ा होगा। देखते देखते गंभीर हो गई और पत्र पढ़ने लगी। अगर कुछ समझने लायक अभी छूट रहा है, सोचकर। विधाता की इच्छा से को कई बार देखा, मनन किया। एक निश्चय के साथ उनकी श्री प्रसन्न हो गई। नीली से बोली, मां, तू मेरी मदद करेगी? नीली ने पूरी सहानुभूति से कहा, हां, किसी से कहना मत। नीली ने गंभीर भाव से सर हिलाया। आश्वस्त होकर सावित्री देवी ने कहा, अपनी दीदी से कहना, रामचंद्र की मां ने तुम्हारा पत्र पढ़ा है। वे जब तक तुमसे ना मिलेंगी जल ग्रहण न करेंगी। कल अवश्य अवश्य मिलें। नीली गंभीर होकर बोली, मैं ले आऊंगी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 22, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।